यस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अभी एफएम का चैप्टर 7 कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसके 2 सेशंस हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप जो ना, अब इसके फ्रंट पेज पे ही एक चीज़ लिख दो। इसके फ्रंट पे ही एक चीज़ लिख दो कि हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम एफएम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या किया, आज हमारे सेशन चालू करने से पहले हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन ये सेशंस हुए थे, उससे रिलेटेड स्टूडेंट से कुछ डाउट पूछे हैं। और उसमें जो कुछ 1-2 डाउट ऐसे हैं जिसमें बच्चों को जो इशू आ रहे हैं ना, वो इस पॉइंट से रिलेटेड आ रहे हैं। मतलब कि आपका डाउट है कुछ और, लेकिन उसका बेस यहाँ से निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले ना, अपने माइंड से ना हमें ये चीज़ को बाजू में रखनी पड़ेगी कि हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये चीज़ को सबसे पहले आपको अपने माइंड में फिक्स करना है, ठीक है। अब मैंने जो पिछले जो 2 सेशंस लिए थे, उसमें से स्टूडेंट्स के डाउट है ना, वर्किंग कैपिटल वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 जो मैंने आपको करवाया, उसके बारे में एक बार पूछ रहे हैं मुझे। एंड फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एक बार क्विकली मैं क्या करता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। एक बार क्विकली क्या करता हूँ, जो अभी तक हमारा हो गया एकदम क्विकली हम गो थ्रू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर ये वाले डाउट्स पे मैं आ जाऊँगा। मुझे बताइए, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में, ठीक है ना। सो मैंने आपको बताया था कि एफएम में 3 प्रकार के डिसीजंस हमें लेने होते हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। फाइनेंसिंग में होता है कि कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लेके आऊँ। तो समझो, इसके थ्रू जब पैसा हमारे पास आ जाएगा तो अब सवाल उठता है कि कौन से एसेट में पैसा लगाए, है ना। और मेजरली जब हम एफएम चैप्टर 7 पढ़ते हैं तो इसमें हम बात करते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स की, कि अगर मुझे कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है तो मुझे खरीदना चाहिए या नहीं, है ना। तो कोई एसेट को खरीद के मुझे फ़ायदा हो रहा होगा तो खरीदूंगा, उसको नहीं हो रहा होगा तो नहीं खरीदूंगा। इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। ये डिसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि मुझे कोई एसेट खरीदना चाहिए या नहीं। इसमें एक तरीका होता है एनपीवी मेथड, कि अगर किसी एसेट को खरीदने से हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है तो हम वो एसेट को खरीद लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो नहीं खरीदते हैं, ऐसा। तो मैंने आपको आई गेस कुछ हमने आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे एनपीवी वाले। क्या यही एक तरीका है क्या ये इवैल्यूएट करने का, ये जानने का कि कोई एसेट खरीदे या नहीं? नहीं, इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जो हमारे कोर्स में है, जो हम आपको बताने वाले हैं आगे। लेकिन ज़्यादातर क्या मेथड यूज़ होता है? एनपीवी मेथड ही यूज़ होता है। एम आई क्लियर? बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ज़्यादातर क्या होता है? ज़्यादातर एनपीवी मेथड ही यूज़ होता है, और इसलिए हमने एनपीवी मेथड की बातें इनिशियली आपके साथ की थी, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी हम एनपीवी निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, इसमें जो डिस्काउंटिंग रेट है वो क्या लेते हैं? व्हाट इज द डिस्काउंटिंग रेट? वो होता है हमारा KO, दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। कि हमारे कंपनी में जो पैसा मैं लेके आया, उन पैसों को यूज करने का खर्चा क्या है? दैट इज KO, दैट इज KO, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैं एसेट खरीदने वाला हूँ उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किस पे? KO पे। किस पे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और इनके प्रेजेंट वैल्यू को निकाल के, मतलब सम ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इससे पता चलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि भैया एनपीवी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको सिखाया था, अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, बताइए। हमने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, याद करो, एफएम के बेसिक्स या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, कि अगर किसी एसेट का एनपीवी पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है? मतलब जिस रेट से मैंने डिस्काउंटिंग की है उतना तो मैं कमाऊंगा ही उस एसेट से, इससे और ज्यादा का पैसा कमाऊंगा। आपको याद आ रहा है कि अगर किसी एसेट का एनपीवी पॉजिटिव, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा की कमाई हो रही है उसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। एंड दूसरा क्या है कि अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? एनपीवी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? बताया जल्दी, फास्ट। एनपीवी नेगेटिव इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उतनी भी कमाई नहीं हो रही एसेट से, तो इसलिए मत खरीदो। एम आई क्लियर? मुझे बताइए, कौन डन है बात?
ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट अगली बात देखें। फिर हमने आपको कैपिटल बजटिंग का पूरा प्रोसेस बताया, ये सब टाइम पास था। इसमें बात आती है पर्पस कि हम कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं। इसके 4 रीजन है कि भैया फिक्स एसेट खरीदे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, पूरा कैलकुलेशंस करके करना चाहिए। ये इरिवर्सिबल है। हम क्या बताइए, हम मार्केट में सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं कि भैया अरे यार मैंने तो 1 किलो टमाटर लाना था पर गलती से 2 किलो टमाटर ला लिया, ओ माय गॉड, चलो चलो मैं टमाटर वापस जाके दे देती हूँ और इसके बदले कुछ और ले लेती हूँ। ये ऐसा चलता है पर इसमें नहीं चलता है ना। फिक्स्ड एसेट्स में हम यहाँ पे सब्जी बाजी नहीं खरीद रहे हैं, हम यहाँ पे एक बड़ा कोई एसेट खरीद रहे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए का आएगा। तो ये एक प्रकार से इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने खरीद लिया फिर बोले अरे नहीं नहीं मुझे तो 1 हफ्ते में अच्छा लगा, इसको रिप्लेस करो। ये हम अमेजोन से नहीं खरीद रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात है? हाँ, तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है ना। ये जो कैपिटल बजट डिसीजंस है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के होते हैं। मतलब क्या, ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। जो एसेट खरीदेंगे और लंबे समय तक उसे यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक वो हमारे बिजनेस में हम उसे यूज़ करेंगे, उससे गुड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीजन को लेने से रिलेटेड। इसलिए हमें सारे फैक्टर्स को बराबर से एनालाइज करके ही जो है कोई एसेट को खरीदना चाहिए। इसलिए कैपिटल बजटिंग करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है, हमने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताए। ये मैंने क्यों बताया था आपको, ये मैंने बोला था कि ऐसा ना आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड, आप समझ रहे बात, कि आपको जब सवाल पूछेंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन का कुछ बैकग्राउंड होगा। ऐसा क्या हो सकता है बैकग्राउंड, जैसे आपको बोलेंगे कि हमारे पास ना पुरानी मशीनरी है जिसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि एक नया मशीनरी खरीदे जो कम कॉस्ट में सेम प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब अगर मैंने नया मशीनरी खरीद लिया, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आएंगे उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होगी, वो इस प्रकार की स्टोरीज हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 5 मशीनरीज हैं, मैं और 2 मशीनरी खरीदना चाहता हूं जिससे और प्रोडक्शन हो ताकि और माल बेचूं और सेल बढ़े। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपांशन डिसीजन। क्या आपको फील आ रही बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हमारा क्वेश्चन का बैकग्राउंड कैसा होगा उसके लिए हमने टाइप्स आपको बताए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए। तो वहां पे लिख दो आप कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे उस क्वेश्चंस में बैकग्राउंड स्टोरी क्या रहेगी, वो ये है जो यहाँ पे हमने टाइप्स पढ़े थे। क्या आपको बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, यस और नो, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात। फिर मैंने आपको बताया था, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कैश इनफ्लो वर्सेस कैश आउटफ्लो। मैंने आज सेशन स्टार्ट किया, मैंने किस बात से मैंने शुरू किया, आज का सेशन किस बात से शुरू किया? मैंने बात शुरू की कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग अकाउंटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम एफएम पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। एफएम में हम जब कोई एसेट खरीदे या नहीं तो उसमें हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे एफएम में जब हम कोई एसेट को खरीदे या नहीं, ठीक है ना, मतलब बिजनेस में भी हम एफएम को ही यूज करके पहले एसेट को खरीदेंगे, बाद में उसकी अकाउंटिंग होगी, बाद में उससे हम बाकी कितना रुपए का माल बनाओ सब बाद में देखते हैं। पर पॉइंट क्या है, वो एसेट को खरीदना है या नहीं, ये अकाउंटिंग डिसीजन नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है। फिर से सुनने में क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे बिजनेस में कोई एसेट खरीदना है या नहीं, ये अकाउंटिंग डिसीजन नहीं है। अकाउंटिंग डिसीजन क्या होता है कि जो एसेट खरीदा उसे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूँ, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूँ, एसएलएम मेथड के डब्ल्यूडीवी मेथड। दिस इज एन अकाउंटिंग डिसीजन। मुझे कोई एसेट को ही खरीदना है या नहीं, ये अकाउंटिंग डिसीजन नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन, ये एफएम का एक डिसीजन है जो आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? तो रियल लाइफ में भी हम इसी तरह से डिसीजन लेते हैं। एक्चुअल में एनपीवी निकाली जाती है एसेट्स की। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कोई अगर समझो मुझे मशीनरी खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, तो इससे फ्यूचर में मैं जितना फोरकास्ट कर सकूं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझो मैं आने वाले 5 साल का डेटा फोरकास्ट कर सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं, तो मैं आज बिल्डिंग खरीदूं या नहीं, आज मशीनरी खरीदूं या नहीं, उससे रिगार्डिंग आने वाले 5 साल का फोरकास्ट करता हूं, अनुमान लगाता हूं कि क्या कैश इनफ्लो क्या कैश आउटफ्लो हो सकते हैं।
फिर उसका डिस्काउंटिंग करता हूँ मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से, फिर मैं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल के माइनस करता हूँ आज वो बिल्डिंग या मशीनरी कितने की है, और उससे एनपीवी ये एक्चुअल में किया जाता है। ये हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हाँ, तो ये सच में ऐसा किया जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो होता क्या है? मैंने आपको बताया था कैश इनफ्लो क्या है। बोलते हैं जब हमें किसी एसेट के वजह से सच में पैसा रिसीव हुआ, दैट इज कैश इनफ्लो। समझो मैंने बोला कि मेरे मशीनरी के वजह से जो है ना ईयर 1 में हमारा सेल होगा, ईयर 1 में हमारा सेल होगा 5 लाख का, पर ये 5 लाख में से हमें ईयर 1 में 3 लाख का ही कैश सेल होगा और बाकी 2 लाख का हमारा क्रेडिट सेल होगा। तो मैं ईयर 1 में मेरा कैश इनफ्लो सिर्फ 3 लाख ही लूंगा, 5 लाख नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ईयर 1 में हमें 3 लाख ही मिले, बात खत्म। तो कैश इनफ्लो क्या है? मतलब जैसे हम कैश बेसिस बोलते हैं ना, वैसा हम बोलते हैं ना कि कैश बेसिस पे, वैसा कैश बेसिस में इसमें देखते हैं हम। क्योंकि आप देखो हमें क्या करना है, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जो एसेट्स हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। अरे तो भैया जो पैसा जब मिलेगा तभी उसे कंसिडर करूंगा ना। अगर ईयर 1 में मेरे भले ही 5 लाख का सेल हुआ पर मुझे मिला 3 ही लाख, तो मैं तो 3 लाख ही कैश इनफ्लो लेके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ना, ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हमें एक्चुअल में पैसा रिसीव हो रहा है ड्यू टू परचेज ऑफ एन एसेट, मतलब मैंने कोई एसेट खरीदा, उसमें पैसा दिया ऑब्वियसली, पर एसेट खरीदने के बाद मैंने उससे कुछ गुड सर्विस बनाया, उसको बेच के कुछ पैसा कमाया, और जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, कितना रिसीव हुआ ये बता, दैट इज माई कैश इनफ्लो। तो मुझे देखना पड़ता है कि हर साल कितना कैश इनफ्लो है वो निकालो। एम आई क्लियर? ठीक है। सिमिलरली कैश आउटफ्लो क्या है कि एसेट को खरीदने से रिलेटेड एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, वो हमें बताइए। ये एक्चुअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी थी समझो 10 लाख रुपए की, लेकिन आज मुझसे सिर्फ 8 लाख रुपए ही लिए, और ईयर 1 के एंड में मुझसे क्या लिए? 2 लाख रुपए लिए। तो क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा भाई देख, मैं बोलूंगा ईयर 0 में 8 लाख का ही कैश आउटफ्लो है, और फिर ईयर 1 में 2 लाख का कैश आउटफ्लो है। भले मशीनरी आज ले लिया मैंने 10 लाख की, पर पेमेंट कैसे किया? आज 8 लाख और 1 साल बाद 2 लाख, तो फिर ऐसा लेना पड़ेगा। अरे भैया जिस टाइम पे एक्चुअल में पेमेंट हो रहा उस टाइम पे हमको चाहिए, वो समय का कैश आउटफ्लो होगा। एम आई क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बताएं, आई एम वेटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आज अगर मशीनरी 10 लाख की है तो क्या आज क्या 10 लाख दिए? क्या समझो अगर नहीं दिए तो जितने दिए उतना ही आज लेने का, जितने दिए ना उतना ही आज लेने का, और बाकी का पैसा फिर कब लेने का? जब दिया तब लेने का। वो हमने लिया यहाँ पे। क्या पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। ठीक है ना, अब ये तो बात होगी। अब मैंने आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताया था। मैंने बोला था कि कैश इनफ्लो, हमें जो पैसा रिसीव होता है ना, वो तो कैश इनफ्लो है ही, पर अगर किसी एसेट को खरीदने के वजह से मेरा खर्चा पहले कुछ होता था अब नहीं हो रहा, ये भी एक कैश इनफ्लो होता है कि मैंने एसेट को खरीदा इसलिए मेरा खर्चा बच गया। समझे? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरा मेरा समझो हर साल 20,000 का खर्चा होता था, लेकिन एसेट को अगर मैंने खरीद लिया ना तो ये 20,000 का खर्चा अब नहीं होगा। तो ये 20,000 को मुझे इस एसेट को खरीदूं या नहीं, इसके डिसीजन में इस खर्चे को कैश इनफ्लो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एसेट मैंने नहीं खरीदा तो हर साल 20,000 तो माइनस होने ही है, हर साल 20,000 जो तो जाने ही है। पर एसेट खरीद लिया तो ये पैसा मेरा जो जा सकता था वो नहीं गया, मतलब इस एसेट के वजह से ये पैसा मेरा खर्चा नहीं हुआ, इसीलिए इसे कैश इनफ्लो मानते हैं। एम आई क्लियर? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। यस यस और मुझे बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। समझो सर हम ना पहले मशीनरी, हम पहले मशीन हम एक यूज़ करते थे जिसके हम हायर चार्जेस दे रहे थे। मतलब ऐसा समझो पहले हमने मशीनरी को रेंट पे लिया था, एक प्रकार से हर साल हमारा 1 लाख रुपए का रेंट जाता था मशीनरी को मशीनरी के लिए। मैंने क्या किया, मैंने आज मशीनरी, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मैं आज मशीनरी 8 लाख रुपए की परचेज ही कर लूँ। तो ये डिसीजन मैं लूँ या नहीं, इस डिसीजन को लेने में हमें ये 1 लाख रुपीस को कैश इनफ्लो मानना पड़ेगा।
मैं बोलूँगा कि आज अगर मैंने ये 8 लाख की मशीनरी खरीदी तो ये जो खर्चा हर साल हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो इसे भी कंसीडर करना ज़रूरी है इस डिसीजन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ये फाइनेंस की भाषा है और ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, और ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जिसको चलो ये चीज़ में अगर बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसको ये चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, ठीक है ना। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है ना। मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, राइट। जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है ना। लेट्स सी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि आज जो है ना, मेरा 20,000 का खर्चा हो रहा है, मेरे पास कोई मशीनरी है नहीं, इसके वजह से मैं किसी और से समझो मशीनरी उधार पे ले रहा हूँ या रेंट दे रहा हूँ, उसका 20,000 का खर्चा हो रहा है, ठीक है। अभी ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। समझो मैं एक नई मशीनरी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एक नई मशीनरी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा 10,000 का ही खर्चा होगा सिर्फ हर साल, बाकी सब डेटा को भूल जाओ आप। अच्छा चलो 10 नहीं, थोड़ा अलग नंबर लेता हूँ, 15,000। आप ना बाकी सब डेटा को भूल जाओ, एकदम सिंपल सोचो, आप एकदम सिंपल सोचो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी करंट करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 20,000 का खर्चा हो रहा है मेरा, ठीक है। समझो हायर चार्जेस, मैंने मशीनरी उधारी पे या रेंट पे लिया हुआ है, मुझे हर साल 20,000 का उसका रेंट देना है, ठीक है। अगर मैंने मशीनरी खुद खरीद ली ना, तो हर साल मेरा खर्चा 15,000 का ही आएगा। बस मुझे इतना बता दो, ये नया मशीनरी खरीदो या नहीं। आप सब कॉस्ट वॉस्ट सब बाकी सब इग्नोर करो, सिर्फ ये दो चीज़ों को देख के बताओ, सिर्फ ये दो चीज़ों को देख के बताओ। सिंपल सोचो, पहले मेरा 20,000 का खर्चा हो रहा था हर साल, अब मेरा अगर नया मशीनरी ले लिया, अगर मैंने नया मशीनरी ले लिया तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरा हर साल 15,000 का ही खर्चा होगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये नया मशीनरी लूँ या नहीं, सिर्फ इतने इतने ही डेटा से बताओ मुझे, हैं। देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है मालूम है, एक बच्चे ने देखो क्या लिखा है, उसने बोला हाँ सर बिल्कुल ले लो, सर बिल्कुल ले लो आप सर, हर साल हमारे 5,000 सेव हो जाएंगे। ये मानते हो सब लोग? अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि सर इसको ले लो तो हर साल 5,000 सेव हो रहे हैं, तो छोले भटूरे ये 5,000 आया कहाँ से? ये 5,000 अमाउंट आया कहाँ से? तू अपने माइंड में भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो खेल रहा है, तेरे को पता नहीं बस। आप अपने माइंड में जो है ना, आप अपने माइंड में भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो ही कर रहे हो, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला देखो, अगर नया मशीनरी खरीदा तो कैश आउटफ्लो होगा 15,000 का, लेकिन नया मशीनरी लेने के वजह से जो 20,000 का खर्चा पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। अच्छा, सो दिस इज कैश इनफ्लो बिकॉज ऑफ परचेसिंग द न्यू मशीन। तो इसके डिफरेंस से ये आ रहा है कि सर हमारा नेट कैश इनफ्लो हर साल 5,000 बच जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रही है बातें मैं क्या बोल रहा हूं? भाई आप अपने माइंड में भी यही चीजें कर रहे थे, बस ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहे थे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर नया मशीनरी लेने से जो पहले हमारा खर्चा हो रहा था, इसे हम कैश इनफ्लो क्यों मानते हैं? ये इसका रीजन है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो। आप भी अपने माइंड में वही करते हो, बस उसको उस तरीके से सोच नहीं रहे थे। मैं बस आपको उस तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या सोचे, अरे यार सर बढ़िया है ना, पहले 20 का खर्चा हो रहा था 15 का खर्चा हो रहा है, मतलब सर हर साल हमारे 5,000 बच रहे हैं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तेरा नेट कैश इनफ्लो ड्यू टू न्यू मशीनरी विल बी 5,000। यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। अब समझा कि अब आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि ये क्या है, कि when due to purchase of an asset an expenditure which was happening earlier is now saved, then this will also be considered as a cash inflow। क्या अब आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब कि मुझे इस नए मशीनरी से अलग से जो पैसा मिला वो तो कैश इनफ्लो है ही,
पर ये भी कैश इनफ्लो हमें लेना होता है। आर इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए, कम ऑन, आई एम वेटिंग। अच्छा, एक बच्चे ने पता है क्या बोला? एक बच्चे ने बोला सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो छोले भटूरे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूं। पहले मुझे बताओ, इतना आपको समझा? आपको ये चीज समझ में आ गई अभी कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डन है यहाँ तक? अब अब हम आते इधर। अब इधर आते हैं कैश आउटफ्लो। भैया पैसा एक्चुअल में गया वो तो कैश आउटफ्लो है ही। पैसा एक्चुअल में गया वो तो कैश आउटफ्लो है ही। लेकिन नया मशीनरी खरीदने के वजह से मैं पहले कुछ कमा रहा था, जो अब नहीं कमा पाऊंगा, तो वो भी कैश आउटफ्लो होता है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर कैसे? चलिए जान दो, आप इसको बाजू में रखो, ठीक है ना? अपन सिंपल चलते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना, सिंपल तरीके से लेट्स डू दिस, इस तरीके से सोच के देखते हैं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, समझो आपको ना करंटली अभी कुछ इनकम हो रही है, समझो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये ये इनकम हो रही है हर साल। आप जैसे हमने हॉस्पिटल वाला लिया था ना, याद है आपको? हॉस्पिटल वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था कि हॉस्पिटल वाला है, उसने क्या किया, उसने ना अपने पेशेंट्स, वो हर साल कुछ क्या करता था, वो भेजता था किसको बताओ? बाजू वाले पैथोलॉजी लैब में भेज देता था, है ना? और फिर उनको बोलता था ब्लड टेस्ट कराना, बाजू से करा लो। क्लियर होता है ऐसा? तो उसके वजह से हॉस्पिटल वाले को कमीशन मिल रहा था हर साल 50,000 का। एम आई क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो करंटली 50,000 की इनकम हो रही, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। मेरा आपको सवाल है कि अगर मैंने नया मशीनरी खुद ही खरीद लिया, कौन सा? जिससे वो टेस्ट वगैरह होती है। अब मशीनरी का कॉस्ट वगैरह बाजू में रखो, सिंपल सोचो, एकदम सिंपल सोचना है, ठीक है ना? एकदम सिंपल सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। पहले मेरी हर साल इनकम होती थी 50,000 की, समझो, ऐसा समझो कि अब नया मशीनरी का खुद खरीद लिया ना, अगर खुद ही पैथोलॉजी में सब टेस्ट वगैरह कर रहा हूं, समझो मेरी इनकम हर साल अब हो रही है 30,000 की। तो बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि ये नया मशीनरी खरीदूं या नहीं? कॉमन सेंस लगाओ। अब ऐसा समझो भैया, पहले हर साल 50,000 कमा रहा था, अब नया मशीनरी ले लिया तो अब हर साल 30,000 ही कमाई होगी। बताओ क्या हमें लेना चाहिए? अगर नया मशीनरी मैंने ले लिया तो ये तो मुझे मिलेगा नहीं। आप समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? आप ऐसा सिंपल सोच, जान दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, सब छोड़ दो, आप सब छोड़ दो बातें, सिंपल सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मेरी ऑलरेडी 50,000 की इनकम हर साल हो रही थी, मैंने बोला ये काम बंद करो और खुद नया मशीनरी ले लो और 30,000 की हर महीने इनकम होगी, तो चलेगा क्या? बच्चे नहीं बोल रहे, देखो स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं बोलो ना आप, हैं? क्यों नहीं? अरे सर, पहले मैं 50,000 कमा रहा था हर साल, अब तो 30 ही कमा रहा हूं, मतलब मेरा हर साल नुकसान कितना हो रहा है? बताओ जल्दी। अरे यार, आप टेक्निकल भाषा लिखो ही मत, इनकम फोरगॉन सब चाहिए, सिंपल सोचो आप। मेरा हर साल नुकसान कितना हो रहा है? पहले जो 50,000 कमा रहा था, अब हर साल 30,000 कमा रहा हूं, नुकसान कितना हो रहा है मेरा? कितना नुकसान हो रहा है बताओ? 20,000 का नुकसान हुआ। कैसे आया 20,000? ये जो आप 20,000 आपने बोला, ये 20,000 आया कैसे? 20,000 का आया कैसे? ये अमाउंट आया कैसे? हमने बोला भाई देख, अगर नया मशीनरी खरीदा ना तो हर साल कैश इनफ्लो 30,000, लेकिन नया मशीनरी लूंगा तो क्या होगा? तो पहले जो 50,000 कमा रहा था वो अब नहीं कमा पाऊंगा। अच्छा, तो इसको लेना पड़ता है कैश आउटफ्लो 50,000 रुपए। तो इससे पता चलता है कि नेट कैश आउटफ्लो हर साल का हो जाएगा 20,000 रुपए। मतलब हम एक्चुअली माइंड में हमेशा ऐसा ही सोचते थे, बस अब मैंने उसमें कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो वर्ड यूज करना चालू किया। ये हम नॉर्मली हमेशा इसी तरह से सोचते हैं, पर अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करना चालू कर दिया, बस और कुछ नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई नया मशीनरी लेने की वजह से पहले जो मैं कमा रहा था वो अब मैं नहीं कमा पाऊंगा।
समझ में आ रहा है बात? नया मशीनरी की वजह से पहले जो कमा रहा था वो अब नहीं कमा पाऊंगा, तो इसको कैश आउटफ्लो हम अब लेते ही है। इसको हम ऐसे ही सोचते हैं हमेशा, बस हमें पता नहीं था कि उसको ऐसा बोला जाता है। हम करते यही है, यस, हम डेली लाइफ में ऐसे ही सोचते हैं, बस हमें पता नहीं था कि उसको ऐसा बोला जाता है, बस और कुछ नहीं। ये सिंपल है बात, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, यस और नो, इज दिस क्लियर नाउ? प्लीज़ मुझे बताइए जल्दी, फास्ट, क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना आप ये दोनों एग्जाम्पल को लगे तो लिख लो वहाँ पे, ताकि जो है आपको ये पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है ना? मुझे 1-2 मिनट दीजिए, हाँ, मैं 1-2 मिनट वापस आ रहा हूँ, ठीक है? आप इस एग्जाम्पल को तब तक लिख लो आप, ठीक है? तो अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये है, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 50,000 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कब आती है? जब हमें कोई इनकम मिल रही थी जो अब नहीं मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इसे बोलते हैं सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस। नया मशीनरी खरीदा तो पहले जो खर्चा हो रहा था वो अब नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इसे बोलते हैं कि खर्चा हमारा सेव हो गया नए मशीनरी की वजह से। सो दिस इज अ कैश इनफ्लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है मेरा कैश आउटफ्लो। एम आई क्लियर? बताइए। तो इसको आप लगे तो अपने भाषा में थोड़ा स्टिक नोट में लिख लो, राइट, ताकि जो है आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है ना? चलिए, मैं 2-3 मिनट जो दे 2-3 मिनट वापस आ रहा हूँ, ठीक है? यस, चलिए। चलिए, अच्छा, एक और चीज़, ठीक है ना? यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा डाउट डाउट पूछा था कि सर आप ये समझिए, यहाँ पे ना भाई मेरा अभी नए मशीनरी से क्या इनकम है, ये अमाउंट कितना है ये मैटर नहीं करता। ये अमाउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके जितना हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, करना हमेशा यही है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भाई देख,
पहले 50,000 कमा रहा था हर साल, अब नए मशीनरी से 30,000 कमा रहा हूँ, मतलब नेट 20,000 का नुकसान हो रहा है भैया, इसलिए नहीं खरीदना। एग्जाम्पल, अगर यही पे समझो ये चीज अगर ऐसी हो जाती, अगर यही चीज भाई ऐसी हो जाती, मुझे एक बात बताइए आप, अगर यही पे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात को समझिए, समझो ये होता 90,000, तो उससे क्या लेने देना है। आप फिर से सोचो, आप जान दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब दिमाग से हटा दो, एकदम सिंपल सोचो। मैं करंटली 50,000 की इनकम कमा रहा था, पर नया मशीनरी ले लूंगा ना तो ये इनकम नहीं मिलेगी, बट नए से 90,000 की इनकम मिलेगी। इट मीन्स व्हाट, आप समझो, हम यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। उस पर सोचते कैसे हम नॉर्मली हमेशा उस वैसे भी इसी तरह से सोचते थे, बस हमें पता नहीं था। कॉमन सेंस की बात क्या बोलती है कि सर देखो, पहले 50,000 की इनकम हो रही थी, नए मशीनरी से 90,000 की हो रही। इट मीन्स व्हाट, मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई नया मशीनरी ले ले, 40,000 की एडिशनल इनकम हो रही है, ऐसा नो, ऐसे ही बोलेंगे ना अपन, अरे 50 तो कमा ही रहा था, अब 90 मतलब 40 का एडिशन मिल रहा है इसलिए ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब 40 का एडिशनल मिल रहा पैसा मीन्स व्हाट, मीन्स मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया 90,000 है मेरा कैश इनफ्लो, 50,000 है मेरा कैश आउटफ्लो। समझ में आ रहा है, मतलब कि नया मशीनरी खरीदा, 50 तो वैसे भी कमा रहा था मैं, नया लूंगा, अगर लिया नहीं अभी तक, आप समझो बात, 50 तो कमा ही रहा था वैसे भी, नया लूंगा तो 90 मिलेगा। अच्छा, मतलब नया लूंगा ना अगर मशीनरी तो 40 का फायदा होगा, तो नेट कैश इनफ्लो हो जाएगा मेरा 40,000 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप प्लीज बात को समझिए, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये नेट कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है, ये हमारे लिए मैटर करता है यहाँ पे, कहाँ पे, FM में, और हम सोचते भी ऐसा ही है हमेशा एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए डन है बात, मुझे बताइए, कम ऑन, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए इधर आइए, नेक्स्ट इधर आइए, तो दिस इज डन, पक्का ये डन है बात, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट अगली बात, इधर आइए, है ना, यहाँ पे लिख दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8, ये जो हमने हॉस्पिटल कमीशन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, ऐसा सेम एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8, वो हम करेंगे बाद में, अभी नहीं, उसका समय आएगा बाद में, ठीक है, बाद में करेंगे। चलिए वापस आइए, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, अब हम अलग अलग प्रकार के कैश फ्लोज की बातें कर रहे थे। मैंने बोला जैसे डेप्रिसिएशन क्या है, इसमें तो पैसा खर्चा होता ही नहीं, तो ये हम बोलते हैं ना, वैसे भी डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन में तो कैश गया भी नहीं, कैश आया भी नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, करेक्ट, ओके। लेकिन डेप्रिसिएशन से होता क्या है, अगर मैंने नया मशीनरी खरीदा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन के अमाउंट के बढ़ने से होगा क्या, मेरे टैक्स में बचत अब ज़्यादा होगी। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है खर्चा, तो उसको कैश इनफ्लो भी नहीं कैश आउटफ्लो भी नहीं मानेंगे, दोनों नहीं मानेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन के वजह, नया एसेट खरीदूंगा तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा का लगेगा, तो इससे टैक्स सेविंग होगी। अच्छा, तो पहले जो मैं ज़्यादा का टैक्स देता था वो अब कम दूंगा, तो नए मशीनरी से पहले कुछ खर्चा होता था जो अब कम हो रहा है, तो कैश इनफ्लो, तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन क्या है, कैश इनफ्लो। इज दिस क्लियर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इज दिस क्लियर, मैं क्या बोलना, तो यहां पे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इज व्हाट, कैश इनफ्लो। इज दिस क्लियर, क्या बात समझ में आ रही, बात है क्या बोल रहा हूं, हेलो। डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो नहीं है, डेप्रिसिएशन के वजह से जो हमारा टैक्स सेविंग होता है वो हमारा कैश इनफ्लो होता है, ठीक है। यस, ओके डन। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया अभी, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना, तो आगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यही बेस है इसका, आप समझे, यही बेस है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात क्या बोली थी मैंने आपको, अगली बात क्या बोली थी मैंने आपको, नेक्स्ट बोला था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो हो गया अभी, मैंने आपको जस्ट बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैश आउटफ्लो क्यों लेते हैं, ये तो हमारी होगी बात अभी जस्ट, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट इधर आइए, अगली बात देखिए, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है, बोलते हैं जो खर्चे मैंने पास्ट में कर दिए ऑलरेडी, जिसका अभी नया मशीनरी लेने से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा समझो, आपको ना कॉस्टिंग सब्जेक्ट, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, मुझे पता नहीं आपका ये टॉपिक अभी तक हुआ या नहीं,
कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपको एक टॉपिक आता है रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। एक आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा हुआ है कि आपका टॉपिक ये मार्जिनल कॉस्टिंग में शायद होता है, मुझे बताइए तो क्या ऐसा कोई टॉपिक आपका हुआ अभी तक रेलेवेंट इररेलेवेंट? बताइए, आई एम वेटिंग। ओके, मैक्सिमम बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ कि जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या है? दिस इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, है ना। मशीन का जो परचेस कॉस्ट होता है, मशीनरी का जो परचेस कॉस्ट है, ये एक रेलेवेंट कॉस्ट होता है, राइट। कि मशीनरी मैंने खरीदा तो उसको खरीदने में जो पैसा देना पड़ेगा एक्चुअल में, दिस इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, करेक्ट। अब इररेलेवेंट कॉस्ट की बात करता हूं, जैसे कि संक कॉस्ट, ये एक इररेलेवेंट कॉस्ट है। जैसे कि एलोकेटेड ओवरहेड्स, जैसे कि एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये एक इररेलेवेंट कॉस्ट है। इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है? विच इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मुझे एक बात बताइए, आप कॉमन सेंस लगाना, ठीक है ना, कॉमन सेंस। आप सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं परचेस कॉस्ट की बात करूं, परचेस समझो एक मशीनरी खरीदना चाहता हूं मैं, ठीक है, उसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए, करेक्ट। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मशीनरी खरीदूंगा तो ये 10 लाख का खर्चा होगा, नहीं खरीदा तो ये खर्चा नहीं होगा। अच्छा, मतलब कि ये खर्चा रेलेवेंट है ना डिसीजन के लिए। अगर मशीनरी लिया तो 10 लाख का खर्चा होगा, वरना नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैं पहले कुछ इनकम कमा रहा था, अगर मशीनरी मैंने लिया तो ही ये इनकम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मशीनरी नहीं लिया तो इनकम ये सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, कमाते रहो 50,000 हर साल। अच्छा, मतलब नया मशीनरी ले रहा हूं इसलिए ये खर्चा होने वाला है, समझा, इसलिए ये खर्चा है, वरना नहीं है। लेकिन इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो मैं मशीनरी लूं या ना लूं, ये तो वैसे भी इंकर होना ही है। आपको समझ में आ रही बात है? इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? ऐसे खर्चे जो मेरे डिसीजन से इररिलेवेंट है। अब समझो संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मैंने पास्ट में कुछ R&D पे खर्चा किया था किसी पुराने प्रोडक्ट के लिए, कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा वगैरह किया था, करेक्ट। उस पर हमारा खर्चा हो गया था 2 लाख रुपए, करेक्ट। अब समझो मैं एक नया मशीनरी खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। ये नया मशीनरी अगर मैंने खरीद लिया तो क्या ये खर्चा वैसे भी इंकर हो चुका है क्या? हाँ। और अगर ये मशीनरी मैंने नहीं खरीदा तो भी क्या ये खर्चा इंकर हो चुका है ऑलरेडी? अरे भैया, जब इस नए मशीनरी को मैं खरीदूं या ना खरीदूं, ये खर्चा तो ऑलरेडी इंकर हो चुका है, तो फिर इसको अब थोड़ी कंसिडर करूंगा। आपको पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए ये इररिलेवेंट है। अब समझो, अरे नया मशीनरी लूंगा तो ये खर्चा होना है ना, इसलिए रेलेवेंट, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं, इसलिए कैश आउटफ्लो है। ये कैश आउटफ्लो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नया मशीनरी खरीदूं या ना खरीदूं, ये खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो फिर इसको थोड़ी कंसिडर करूंगा मैं। अरे यार, तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट, अरे यार इसमें भी तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है। आप ऐसा क्यों बोले कि फिक्स्ड कॉस्ट ही होना चाहिए, संक कॉस्ट इज फिक्स? ऐसा जरूरी नहीं है कि संक इज फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा मत सोचो। तो नए मशीन से रिलेटेड भी कुछ फिक्स कॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पॉइंट क्या है? हाँ, तो जो खर्चे मेरे डिसीजन लेने या ना लेने से जो खर्चे मेरे होने ही वाले हैं, तो क्या वो रेलेवेंट है क्या डिसीजन मेकिंग के लिए? आपको समझ में आ रही बात है? वो रेलेवेंट नहीं है। इसलिए जब मैं नया डिसीजन लेता हूं तो ये खर्चों को नहीं लेता,
मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बताओ कि जमाना क्या कहता है, वो याद है कि नहीं आपको डायलॉग, आजकल बहुत फेमस हो रहा है ना। तो वैसी बात है कि ये संक कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट ये वो है, संक कॉस्ट क्या कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तू नया मशीनरी ले या ना ले, तेरे ये पैसा तो खर्चा हो ही गया है। आपको समझ में आया अभी? अरे जब फर्क पड़ता ही नहीं तो फिर मैं तेरे को कंसिडर क्यों करूं? बताएं मुझे जल्दी से। अगर फर्क पड़ता ही नहीं है तो फिर मैं तुझे कंसिडर करूं ही क्यों फिर, ऐसा, ठीक है ना। हाँ अगर ऐसा होता कि मैं नया मशीनरी ले रहा हूं तो ये खर्चा हो रहा, नहीं ले रहा तो नहीं हो रहा, अच्छा तो फिर इसको हम कंसिडर करेंगे। सेम विथ एलोकेटेड ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स क्या होता है, आप ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, है ना। आप ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि ओवरहेड्स, आपका ओवरहेड करके एक चैप्टर होता है कॉस्टिंग में, आएगा आगे, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। आपका जो है ओवरहेड्स करके एक चैप्टर होता है, ठीक है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आएगा। मुझे पता नहीं आपका हुआ है या नहीं अभी तक, ठीक है ना। हाँ तो ये क्या होता है, बोलते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना हुआ है, तो इसे बोलते हैं ओवरहेड्स, या इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये मोस्टली सब बच्चों का हो गया बोल रहे, ठीक है। तो ये कैसे खर्चे होते हैं जिसे हमें एलोकेट करना पड़ता है किसी तो भी बेसिस पे, आप समझे। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसे हमें क्या करना पड़ता है, जिसे हमें एलोकेट करना पड़ता है कोई तो भी बेसिस पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो अब सवाल क्या है, अब सवाल क्या है, सवाल यह है यहाँ पे, सवाल यह है, प्लीज सुनिए ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेंट, ठीक है ना, जैसे कि रेंट, ठीक है। तो रेंट है समझो क्या बताइए 30,000 रुपीज, ठीक है। और मैं मेरे बिल्डिंग में क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे बिल्डिंग में दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग में दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एमवी ओला एंड एमवी बिस्किट, राइट। मेरी जो बिल्डिंग है वो टोटल क्या बताइए, वो टोटल क्या बताइए, टोटल 900 स्क्वायर फीट की है, इसका रेंट 30,000 है, राइट। मैं एमवी ओला के लिए 450 स्क्वायर फीट, इसके लिए 450 स्क्वायर फीट यूज़ करता हूँ, करेक्ट। तो ये रेंट 30,000 तो मुझे देना ही है, ठीक है ना। अब मैं ये अमाउंट को इन दोनों प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करूंगा, कैसे बांटूंगा, तो बोलते हैं यार एमवी ओला के लिए एग्जैक्ट कितना रेंट दिया, बता सकता है क्या, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक साथ दिया ना तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए मिल के दिया है। तो हम क्या बोलते हैं, इसे किसी बेसिस पे एलोकेट कर दो प्रोडक्ट पे। तो मैं बोलता है काम कर, ये प्रोडक्ट के लिए जितना एरिया यूज हुआ ना और इसके लिए जितना एरिया यूज हुआ, ये एरिया के रेशियो में इसको बांट डालो, ये जो एरिया के रेशियो में इसको बांट डालो। तो मैंने बोला एक काम कर, इसका 15,000 रेंट, इसका 15,000 रेंट, क्लियर है बात, ठीक है। अब मैंने बोला एक काम करता हूं यार, मैंने बोला एक काम करता हूं, मैंने बोला एक काम करता हूं, एमवी ओला, एमवी बिस्किट, एमवी चिप्स। अब मैं सोच रहा हूं कि एमवी चिप्स में लॉन्च करूं, अब मैं सोच रहा हूं कि एमवी चिप्स में क्या करूं, लॉन्च करूं। अब इसके लिए क्या बोला मालूम है, कंपनी ने बोला कि देख एमवी चिप्स लॉन्च करेगा ना, तो अब क्या करूंगा, इसको 300 स्क्वायर फीट, इसको 300 स्क्वायर फीट, इसको 300 स्क्वायर फीट जगह दे दी, सबको मैंने 1/3 रेंट एलोकेट कर दिया। तो इसका एलोकेटेड रेंट या एलोकेटेड ओवरहेड है 10,000 रुपये। अब मुझे आप एक बात बताइए, सुनना ध्यान से, अगर मैं चिप्स बनाऊंगा तो ही क्या ये 10,000 देने हैं क्या मुझे? कॉमन सेंस लगाओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से अगेन ये दिमाग लगाओ, रेलेवेंट की इररेलेवेंट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या ये मैं चिप्स का प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये 10,000 तेरे को देने हैं रेंट के, कि ये कौन सा खर्चा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये समझा, ये खर्चा कौन सा खर्चा है, ये खर्चा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू एमवी चिप्स बना या ना बना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 30,000 तो रेंट देना ही है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे भैया ये चिप्स का पैकेट, मैं चिप्स बनाऊं या ना बनाऊं, 30,000 का रेंट तो मुझे पहले भी देना था, अब भी देना है।
ये तो सिर्फ एलोकेट किया है इस प्रोडक्ट में, ये तो सिर्फ बांटा है इस प्रोडक्ट में, सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए। इस प्रोडक्ट के वजह से खर्चा नहीं हो रहा है ये। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्रोडक्ट के वजह से खर्चा हुआ क्या? एक्स्ट्रा का 10,000 नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, जल्दी। ऐसा है, समझा ना बात? इसलिए तो इसलिए जो एलोकेटेड ओवरहेड है ना वो इररेलेवेंट। लेकिन मुझे बताइए, अब सोचो, थोड़ा दिमाग देखो, हमें ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें चाहिए थंब रूल। थंब रूल कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। ऐसी जिंदगी नहीं चलती। मैं आपको यहां पे ये सब कराने नहीं आया हूं, मैं आपको दिमाग कैसे चलाते हैं वो सिखा रहा हूं। आप ये रट्टेबाजी करोगे तो चलेगा नहीं काम, रट्टेबाजी नहीं करनी है। आप समझो कॉन्सेप्ट क्या है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर एमवी चिप्स, अगर समझो मुझे एमवी चिप्स बनाना है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मुझे एमवी चिप्स बनाना है, और इस एमवी चिप्स के वजह से मुझे एक और अलग से फैक्ट्री लेनी पड़ रही है, अलग से लेनी पड़ रही है फैक्ट्री, जिसका रेंट है 15,000 रुपए। तो हम क्या ये थंब रूल बना के चलेंगे क्या? रेंट मतलब इररेलेवेंट, रेंट तो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट। अरे भाई तू देख तो सही, हमें ऐसा नहीं सोचना है रेंट ओवरहेड इररेलेवेंट। अरे भाई, ये तू जब चिप्स बनाएगा तो ये वाला रेंट देना है। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अब यहां पे रेंट हमारा कैश आउटफ्लो में आएगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस। अब ये रेलेवेंट खर्चा हो गया, यहां पे रेलेवेंट नहीं था। यहां पे टोटल रेंट जो था पहले बाद में भी उतना ही है, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है। अगर ये प्रोडक्ट बनाया तो एक्स्ट्रा की फैक्ट्री होना, वरना नहीं होना। अरे यार, बताइए। क्लियर है बात? क्लियर एकदम, ठीक है ना? ऐसा तो आपको, जैसे संक कॉस्ट, मैंने संक कॉस्ट में क्या किया? मैंने संक कॉस्ट में बोल दिया एडवर्टीजमेंट। अब मैं जब बोल रहा हूं कि नए प्रोडक्ट के वजह से ऐड करना है, नया प्रोडक्ट लूंगा तो ऐड करूंगा, अगर वैसा लिखा है क्वेश्चन में तो फिर वो भी रेलेवेंट हो सकता है। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो पुराने प्रोडक्ट्स पे किया है वो संक है, पर नए प्रोडक्ट के वजह से कुछ हो रहा है तो फिर रेलेवेंट हो जाएगा, फिर उसको लेना पड़ेगा खर्चे को। ऐसा है, मैं क्लियर? बताइए। राइट, आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल में क्या था? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक बच्चा हो रहा था सर, वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस कैसे आता कंपनी से, है ना? ये क्या बात है सर, वापस कैसे आता है ना? तो अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम एफएम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जैसे आपने ऐसी बात बोल दी है ना, कि जैसे आपका खर्चा हुआ 50,000 रुपये, राइट, और आपका सेल हुआ 80,000 रुपये का, तो मैंने बोला प्रॉफिट 30,000। तो बोले ये जो खर्चा हुआ सर, ये वापस कैसा आया पैसा? ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के सेल माइनस एक्सपेंस तो करते ही है। बस उसी प्रकार से कॉमन सेंस की बात है। मुझे बताइए, मैं सुबह सुबह दुकान में गया और मैंने 10,000 रुपये जो है मैं कैश लेके गया, ठीक है, उस दिन के खर्चे करने के लिए। समझ में आ रही बात है क्या? और प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं जब सुबह सुबह बिजनेस, मैंने सुबह सुबह जब दुकान चालू की तो मैं कैश लेके गया 10,000 रुपये। दुकान डेली बेसिस पे जो खर्चा करता है ना, समझो कुछ सैलरी का खर्चा करूँगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, कुछ रिफ्रेशमेंट है ना, कुछ समोसा खा लिया, चाय पी लिया, कुछ भी कर लिया हमने, ठीक है ना? तो डे टू डे बेसिस के खर्चे करने के लिए 10,000 रुपये लेके गया। अब मेरा दिन भर में सेल हुआ कितना बताओ? 90,000 का। और मेरा खर्चा हुआ दिन भर का, एग्जाम्पल मेरा खर्चा हुआ दिन भर का 30,000 का। तो मेरे पास नेट गल्ले में क्लोजिंग कैश मेरे पास कितना बचा? लेके आया था 10,000, 90 कमाया और 30 खर्चा हो गया, तो कितना आ गया? 70,000 रुपये। तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा कि 70,000 मेरा नेट इनफ्लो है, या मैं ऐसा बोलूँगा कि 70,000 ही मेरा प्रॉफिट है? क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं
कि एग्जैक्टली इतना कमाए, नहीं। जो हम इनिशियली पैसा लगाए थे, जो इनिशियली हम पैसा लगाए थे, है ना, वो अब निकालने पड़ेंगे ना वापस। मुझे इसमें से ये अब वापस निकालना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा ना कि एक्चुअल में उस दिन कमाई कितनी हुई। तो पहले ये देखो, मैंने इसको पॉजिटिव में लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में है। मीन्स व्हाट, कि जब हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, जब मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूं, मैं एसेट में पैसा लगा रहा हूं, ये होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड। मैं पैसा क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। यस, तो क्या हो रहा है बताइए, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, मुझे बताइए। दिस इज इनफ्लो और आउटफ्लो, बताइए। मैं पैसा लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, हम इनिशियली पैसा लगा रहे हैं प्रोडक्ट। जैसे मैं प्रोडक्ट को, जैसे मैं मशीनरी को खरीदने के लिए 10 लाख लगाता हूं, मशीनरी को खरीदने के लिए 10 लाख लगाता हूं, तो जेब से 10 लाख गए और मशीनरी खरीदी। वैसे ही जेब से 10,000 रुपये गए, जेब से 10,000 रुपये मेरे गए, है ना, ये सेल से कंपेयर मत करो। हाँ, मेरे जेब से 10,000 रुपये गए, किस चीज़ के लिए गए जेब से 10,000 रुपये, बताइए। उस मशीनरी को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए। एम आई क्लियर? यस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैश आउटफ्लो। पर अब मैं एंड में क्या बोलूंगा, जब मेरा पूरा काम खत्म या मशीनरियां बेचने की बारी आ गई, तो जो पैसा मैंने लगाया था पहले, वो अपने आप वापस आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे जो मैंने 10,000 इनिशियली लगाया था, मैंने जो 10,000 यहाँ पे इनिशियली लगाया था, ये मैंने मेरे जेब से निकाल के लगाया, इसलिए आउटफ्लो है ये 90,000 कहाँ से आया, ये तो दूसरों ने मुझे दिया, इसलिए ये कैश इनफ्लो। आप समझो बात मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही बात है ना। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये, आपसे सुनिए ध्यान से, मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि जो मैंने 10 लगाए इनिशियली, ये 10 अलग से कुछ वापस नहीं आया, पर वो माइनस करके ही देखना पड़ेगा मुझे, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल कमाई क्या हुई। ये 10,000 कोई वापस नहीं आ रहा मुझे देने, हाँ ये 10,000 रख वापस, ऐसा नहीं हो रहा है। तुम्हारे दुकान में कोई कस्टमर आके ये नहीं बोलेगा, अरे देख तूने सुबह 10,000 गल्ले में लेके आया था ना तू वर्किंग कैपिटल के लिए, ये 10,000 रख वापस, ऐसा नहीं होगा। पर ये स्टेप मुझे खुद से करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये स्टेप, मुझे खुद से कंसीडर करना पड़ेगा इस स्टेप को, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कितनी कमाई उस दिन। तो इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। तो जो पैसा लगाया वो वापस ले लिया मैंने और अपने जेब में डाल दिया, इसलिए इसे कैश इनफ्लो बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो जो इनिशियली हम वर्किंग कैपिटल लगाते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, हम इनिशियली जो वर्किंग कैपिटल लगाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आउटफ्लो, राइट। और फिर एंड में जो हम रिलीज करते हैं, ये देखो वर्किंग कैपिटल रिलीज वाला जो पॉइंट है, ये कोई आके हमें पैसा देता नहीं है इसका वापस, पर हमें कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना पड़ता कि इसको अब हटाओ पैसों को, तो समझेगा कि मशीनरी कितने कमा के दी है, ऐसा। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल जब रिलीज करते हैं तो उसको इनफ्लो मानते हैं। एम आई क्लियर नाउ? बताइए, कम ऑन जल्दी। एलोकेटेड ओवरहेड्स मैंने आपको बता दिया कि इररिलेवेंट है ये, दीज आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते। खत्म होगी बात यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात डन होगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, राइट, ये बात डन है, ठीक है ना। अब कल हमने क्वेश्चन किया था, कल हमने एक क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस फ्रॉम 5, ठीक है ना। हमने क्या किया, उसमें हमें सेल्स दिया था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया मैंने, देखो इधर आओ, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, सेलो लिमिटेड, यही था क्वेश्चन, सेलो लिमिटेड वाला। यस, हाँ। तो हम इसमें लिखा हुआ है कि 50,000 यूनिट हमने बनाए, नए मशीन से 50,000 यूनिट हम बनाए, ये करेंगे, ठीक है ना। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हम क्या इसको ऐसा लोन मान रहे, क्या लोन, सर क्या हम इसको लोन मान ले। एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर ये जब 10,000 हमने कम लगाया ना बिजनेस में, तो इसको सर लोन मान लेते हैं, लोन।
और फिर ये लोन हमें वापस मिल गया। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे, सुनना, हाँ, आप ऐसा बोले कि देखो सर, देखो सब मेरे 2 हाथ हैं, 2 आँखें, एक एक नाक है, 2 कान है, सब मेरा नाम क्या है, माहिर। तो सर ऐसा जो भी दूसरा व्यक्ति होगा ना, उसका भी नाम माहिर। बेटा लोन को लोन ही बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं, दोनों सेम कैसे हो सकता है? मतलब आपका ऐसा बोलना है सर देखो, मैं जो पैसा देता हूं ना मेरे एम्प्लॉय को, उसे सैलरी बोलते हैं। इसमें सर क्या हुआ, इसमें पैसा गया। तो सर मैं जो मेरे मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को जो पैसा देता हूँ रेंट, सर इसमें भी तो पैसा गया। तो सर एक काम करो ना, इसको मैं सैलरी बोलूँ क्या? अरे ये क्या लॉजिक होता है? हैं, ये क्या लॉजिक होता है? ये कोई लॉजिक है? सर देखो इधर भी पैसा गया ना, इसे मैंने सैलरी बोला, इधर भी तो पैसा गया, तो इसे रेंट, इसे रेंट क्यों बोला सर? इसे सैलरी बोलो। तो अभी यहाँ पे जैसे लोन में जैसी जो चीज होती है वैसा यहाँ पे हो रहा, तो इसको लोन बोल दूंगा क्या मैं? ये लोन है क्या? नहीं, ये वर्किंग कैपिटल है, दोनों अलग चीज है। आपको लॉजिक समझा? तो सर क्या इसको क्यों बोलेगा भाई तू लोन, क्यों बोलना इसको लोन? ये वर्किंग कैपिटल भाई, ये अलग चीज है ना? तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जो पैसा मैं लगाता हूँ मेरे बिजनेस में या मेरे मशीनरी के लिए, उसको डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए। आपको समझा? मैं मेरे मशीनरी को जो डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए खुद जो पैसा लगा रहा हूँ बिजनेस में, है ना, अलग से, वो है मेरा वर्किंग कैपिटल। और ये पैसा मैं वापस यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब आप इसको अगर लोन बोलेंगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट की बातें आ जाएगी। इसको लोन क्यों बोलूँ पर भाई? ठीक है ना? बोले सर नहीं, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल पैसा दिया उसको लोन मानो, फिर मैंने वापस ले लिया। मतलब आप यही बातें कर रहे हैं फिर से। आप क्या बोल रहे हैं सर देखो इधर भी पैसा गया ना, तो ये सैलरी, तो इधर भी पैसा गया तो इसको रेंट क्यों बोला, इसको सैलरी बोलो। ऐसा होता क्या? आप अरेंजमेंट को तो समझो कि अरेंजमेंट क्या चल रही है। आप अरेंजमेंट समझो ना भाई। ये चीज ही अलग है। यहाँ पे पैसा क्यों दे रहा हूँ? रेंट के लिए। यहाँ पैसा क्यों दे रहा हूँ? उसने काम किया मिले इसलिए सैलरी दे रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। लोन का काम ही अलग है, वर्किंग कैपिटल का काम ही अलग है। लोन में और भी चीजें होती हैं। ये समझ में आ रही बात है? बस आपको ऐसा सिमिलर लग रहा है कि लोन में भी सर पैसा मिलता फिर वापस जाता, तो यहां पे भी सर पैसा मिला फिर वापस जा रहा, तो इसको लोन थोड़ी बोलेंगे बेटा। क्लियर होगी बात? चलिए वापस आई। ओके डन। हाँ तो अभी हम कहाँ पे थे? इधर थे हम। प्रैक्टिस ऑन 5 पे आएंगे प्लीज। सेलो लिमिटेड इट्स कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years। कॉस्ट क्या है? 1,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू 30,000 विद 80% कॉस्ट ऑफ बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि पैसा पूरा का पूरा आज नहीं जा रहा, तो इसलिए कैश फ्लो आज कितना लेंगे? ईयर 0 में जितना गया उतना ही। ठीक है ना? हाँ तो वो हमने आपको बताया था पिछले सेशन में। अच्छा इस मशीनरी के वजह से क्या हो रहा है, अभी मैं 50,000 यूनिट बना पाऊंगा हर साल, ठीक है ना, जिसका सेलिंग प्राइस है 3 रुपये और डायरेक्ट कॉस्ट है 1.75। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, सेलिंग 50,000 इंटू 3 रुपये, ये हो जाएगा सेल्स। 50,000 इंटू 1.75 ये हो जाएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने बोला भाई 3 रुपये माइनस 1.75, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया तुरंत। फिर हमने क्या किया इसमें से, हमने इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जो है माइनस किया, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने इसमें से माइनस किया। फिर मैंने अलग से डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन का वैल्यू अलग से निकाला क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, राइट। अच्छा फिर सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी मैंने निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेट कैश इनफ्लो क्या है? नेट कैश इनफ्लो क्या है मुझे बताइए। एक बच्चे ने डाउट पूछा था ना, सर आपने ये 19,000 इसमें ऐड बैक किया ही क्यों? मतलब एक बच्चे का ये बोलना था कि सर जब हमारा टैक्स होगा तो टैक्स सेविंग होगी ना। जैसे सर इस क्वेश्चन में अगर टैक्स सेविंग है ही नहीं, वो बच्चा बोल रहा था सर इस क्वेश्चन में जब टैक्स ही नहीं है तो टैक्स सेविंग नहीं होगी, तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की जरूरत ही क्या है? तो छोले भटूरे उसको माइनस भी क्यों किया फिर पहले?
पॉइंट क्या है मेरा कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना ही नहीं है, अब टैक्स हो या ना हो। अरे भाई डेप्रिसिएशन क्या है, ये तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, ये तो हमें माइनस करना ही नहीं होता एक्चुअली। माइनस क्यों करते, माइनस इसलिए करते हैं ताकि हमारा टैक्स का अमाउंट करेक्ट वाला निकले और फिर एड बैक कर देते हैं। करेक्ट, मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया कि इसमें टैक्स है ही नहीं, पर तूने पहले ही माइनस कर दिया ना बेटा। उसको कैसे माइनस किया, ये फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन, समझे। मतलब पॉइंट क्या था कि अगर तुम्हें ये लाइन नहीं लिखनी तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट है 21,000, फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ 21,000 ही माइनस करो। फिर यहां पे क्या हो रहा है, उसने फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 19,000 रुपए का, तो वो तो माइनस हो चुका मतलब, पर वो तो कैश आउटफ्लो है नहीं ना, तो इसलिए उसको हमने यहां पे ऐड बैक किया है कि भाई हमने पहले माइनस कर दिया, पर अब ये 19,000 इसमें से हटा दो क्योंकि वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अरे यार, और फिर बाकी सेल्स प्रमोशन के खर्चे जो है वो हमने लिख दिए, तो हमारा नेट कैश इनफ्लो मेरा निकल गया ये। अब यहाँ पे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नहीं निकाल पाए क्योंकि टैक्स वगैरह दिया नहीं था। ठीक है, तो ये डन है बात, ये आ गया। फिर मैंने इसको यहाँ पे एनपीवी के डब्बे में डाल दिया, बस हो गया। ठीक है ना, तो हर साल का नेट कैश इनफ्लो यहाँ पे दिया हुआ है। 5वें साल के एंड में मशीनरी को बेच देंगे 30,000 रुपये का। आज मशीनरी खरीदा, 80% का खर्चा आज दे रहा हूँ, 1 साल बाद 20% का खर्चा दे रहा हूँ, वो आ गया यहाँ पे, तो बस आपका एनपीवी आ गया। क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। डन है बात, ठीक है, तो ये भी डन है, मुझे लगता नहीं कि अब कोई इसमें इशू है। ठीक है, डन बात, पक्का, यस। तो हमने जो है कहाँ तक कर लिया था, फिर हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, हमने ये चीज़ जो है यहाँ तक हमने कर ली थी। ठीक है ना, पेज नंबर 7.8 तक हो गया। ठीक है, तो हमने जो अभी पिछले जो 2 सेशन लिए उसके सारा रिवीजन भी एक प्रकार से हो गया, डाउट्स मेजरली हमारे कवर हो गए। ठीक है ना, राइट। सो यहाँ पे अभी का इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, विल कंटिन्यू फ्रॉम दी नेक्स्ट सेशन। ठीक है ना, ओके।